हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जो अगली क्लास है उन लोगों की। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है कि नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसका टर्म कैसे पता चला और कब इसकी खोजी, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है। और इसमें हम आप लोगों को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन प्लस आप लोगों को शॉर्ट नोट्स टाइप दोनों तरीके के क्वेश्चन इसमें बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फर्टिलाइजर आदि जो कोई भी क्वेश्चन है, उन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और भी कई क्वेश्चंस हैं जिनके टॉपिक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। ठीक है। चलिए, और इसमें हम बात करेंगे, इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं, वीडियो के पार्ट्स हैं, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही रिलेटेड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने हैं आप लोगों के। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी मैंने उसमें रखे हुए हैं उन वीडियो में, तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और भी वीडियो में आप लोगों को अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है तो मैं उसकी भी कोशिश करूंगा लाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। सर्वप्रथम बात करेंगे कि नैनो नैनो मतलब क्या होता है। नैनो शब्द जो होता है, इसका मतलब होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बौना। नैनो वर्ड जो होता है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक शब्द है। और एक नैनो का जो मान होता है, एक नैनो का जो मान होता है 10⁻⁻9 होती है। मतलब यह मीटर का 10 लाखवां जो भाग होता है वो होता है। ठीक है, 10 लाखवां भाग होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट था, मतलब इसकी जो अवधारणा थी, वो किसने दी थी नैनो टेक्नोलॉजी की, तो वो दी थी रिचार्ड फिलिप्स फिनमैन ने 1959 में दी थी। ठीक है। किस शोध पत्र में इन्होंने एक शोध पत्र जारी किया था, उसमें इन्होंने इसकी कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा लिखी हुई थी। तो प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, तो ये इनका क्या था, शोध पत्र था किसका, रिचार्ड फिलिप्स फिनमैन का। 1959 में इन्होंने इसकी खोज की हुई थी। इसका जो टर्म दिया गया था, वो टर्म कब उपयोग किया गया, तो इसका टर्म जो पहली बार उपयोग किया गया तो फर्स्टली यूज्ड इन 1974। नेरियो टेनीगुची जो कि जापान के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1974 में इस टर्म का यूज किया था। किसका, नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है, मतलब इसका जो शब्द है, इसका यूज 1974 में नेरियो टेनीगुची द्वारा, जापान के जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक भौतिक नियंत्रित तरीके से परमाणुओं और अणुओं को नैनो प्रकार के कणों में हेरफेर करना, ताकि भौतिक रूप से इनके संगठन और अणुओं के साथ नए सामान्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है। तो ये सब क्या है कि नैनो प्रौद्योगिकी एक भौतिक नियंत्रित तरीके से परमाणुओं और अणुओं को नैनो प्रकार के कणों में हेरफेर करके भौतिक रूप से इसके संगठन करके अणुओं के साथ नए सामान्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है। तो इसको क्या कहते थे, नैनो प्रौद्योगिकी, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी इसे कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे नैनो पार्टिकल, मतलब जो नैनो कण हैं उनके बारे में। तो एक नैनो कण को सूक्ष्म वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो वस्तु के गुणों के मामले में पूरी इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है। गुण जो होते हैं उसके कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन पूरी इकाई के रूप में कार्य करता है। लेकिन ये वस्तु क्या हो जाती है, बस छोटी हो जाती है। मतलब इसके कहने का मतलब है कोई वस्तु जो होती है वो छोटी कर दी जाती है, लेकिन उसके गुणों पर इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो नैनो कण होते हैं, नैनो कणों के 3 प्रमुख गुण होते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं। 3 प्रमुख गुण जो होते हैं नैनो कण के, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला गुण होता है कि ये मुक्त अवस्था में अत्यधिक गतिशील होते हैं। जब ये फ्री स्टेज पे होते हैं तो ये अत्यधिक गतिशील होते हैं। नंबर 2 पर उनके पास असाधारण विशिष्ट सतह क्षेत्र होता है। नंबर 3 में जो कण क्वांटम प्रभाव के रूप में जाना जाता है उन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है। जो कण क्वांटम प्रभाव के रूप में जाना जाता है, नैनो कण, उसमें उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नैनो पेस्टिसाइड। नैनो पेस्टिसाइड क्या होता है, इससे आप लोगों का शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है। तो नैनो पेस्टिसाइड क्या होते हैं, कि नैनो कीटनाशक इन्हें कहा जाता है। तो नैनो कीटनाशक या संरक्षण उत्पाद एक उभरते तकनीक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि कीटनाशक के उपयोग के संबंध में प्रभावकारिता का सक्रिय अवयवों की मात्रा में कमी सहित कई लाभों की पूर्ति भी कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि कीटनाशकों के विभिन्न रूपों में कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। आगे क्या पॉइंट दिया गया कि आमतौर पर अन्य कीटनाशक फार्मूलेशन के लिए नैनो फार्मूलेशन का उपयोग करते हैं। सक्रियता संघटक को धीमे, लक्षित ढंग से जारी करने और समय से पूर्व गिरावट के खिलाफ सक्रिय संघटक की रक्षा भी करते हैं। ये किसके द्वारा होता है, नैनो कीटनाशकों के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि फार्मूलेशन के लिए नैनो फार्मूलेशन का भी उपयोग किया जाता है। जो मतलब संगठित होते हैं, एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको भी जारी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
इसके बाद बात करेंगे हम लोग नैनो फर्टिलाइज़र की। नैनो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं कि नैनो उर्वरक इन्हें कहा जाता है। तो नैनो उर्वरक नैनो आयनों के पोषक वाहक होते हैं जो 30 से 40 नैनोमीटर तक होते हैं, एनएम तक होते हैं, जो कि प्रचुर सतह के कारण पोषक तत्वों वाले आयनों से भरपूर मात्रा के धारण करने से सूक्ष्म होते हैं और इसे फसल की मांग के साथ धीरे धीरे और लगातार जारी करते रहते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, फसल की मांग के साथ लगातार धीरे धीरे जारी करते रहते हैं। अब इसके नैनो फर्टिलाइज़र जो होता है, इसके जो लाभ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो लाभों के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। तो पहला लाभ होता है कि रासायनिक उर्वरकों की 20 से 100 गुना कम आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, जो उर्वरक होते हैं उनकी कम आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2 में क्या है कि पौधों द्वारा अधिक पोषक तत्व संग्रहण होता है। नंबर 3 में बात करेंगे कि फसल उपज में 17 से 54% तक का सुधार हो जाता है। नंबर 4 में है कि मृदा एकीकरण, नमी बनाए रखने तथा कार्बन निर्माण में भी इसका सुधार होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नैनो सेंसर। नैनो सेंसर्स क्या होते हैं, नैनो सेंसर्स के बारे में देखते हैं कि नैनो सेंसर्स संवेदन सेंसर्स, जिनका हिंदी में कहते हैं संवेदन, इन्हें कहते हैं। तो संवेदन सेंसर क्षेत्र में चित्रों की स्थिति के साथ मृदा की भौतिक स्थितियों जैसे पीएच, मृदा की नमी और फसल की वृद्धि के अलावा कीटों की निगरानी भी करते हैं। किसके द्वारा, नैनो सेंसर्स के द्वारा। अब नैनो सेंसर किसी भी जैविक, रासायनिक या सर्जिकल संवेदु बिंदु होते हैं जिनका उपयोग नैनो कणों के बारे में एक सहज दृश्यता के लिए किया जाता है। नैनो कणों के बारे में जानकारी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कि नैनो सेंसर्स का यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जब किसी क्षेत्र में परेशानी आती है कि मृदा की एक विशेष विश्लेषण का परीक्षण की बात हो, तो जांच इस प्रकार से की जाती है कि परिणाम सही हो, लेकिन इसमें समय की खपत और प्रदर्शन के लिए अधिक लागत का भी दोष होता है। तो सेंसर का प्रयोग इस क्षेत्र की स्थिति में बेहतर परिणाम प्रदान करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि नैनो सेंसर जो होता है वो हमारा बेहतर परिणाम कम समय में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे परिणाम प्रदान कर देता है, इसलिए नैनो सेंसर्स का यूज किया जाता है। अब कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं, तो नंबर 1 पर आता है कि नैनो कीटनाशकों और नैनो उर्वरकों का उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाते हैं। नंबर 2 में नैनो जियोलाइट तथा हाइड्रोजन का उपयोग करके मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। नंबर 3 में नैनो सामग्री जैसे कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके फसल की वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। नंबर 4 में कि वायरलेस संचार उपकरणों द्वारा नैनो संचार का प्रयोग करके स्मार्ट निगरानी की भी कर सकते हैं। जैसे फसल की जो निगरानी की जाती है वो स्मार्ट निगरानी नैनो संचार के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद नैनो का आप लोगों का जो चैप्टर था, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का, वो खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है कि इमेज प्रोसेसिंग, छवि प्रसंस्करण क्या होता है। यहाँ से भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और इसके लिए मैं और भी जो आप लोगों के कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं उनके ऊपर भी लाने की वीडियो फिर लाने की पूरी कोशिश करूँगा अभी मैं। और जो आप लोगों ने अगर अभी इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनकी अगर क्लिप नहीं देखी है तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग ज़रूर देख के कहेंगे कि हाँ, कुछ पेपर में पूछा गया ना है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे इमेज प्रोसेसिंग, मतलब छवि प्रसंस्करण। छवि प्रसंस्करण क्या होता है कि इमेज प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छवि को भूमि कवर, मानचित्र तथा उपयोगकर्ता को सामग्री के रूप में जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके बाद बात करेंगे कि छवि प्रसंस्करण मानव प्रकृति में असतत और इसका उपयोग 2D छवि के नमूनाकरण और परिणामीकरण के उद्देश्य के लिए किया जाता है। इन डिजिटल छवियों का प्रसंस्करण मानव निर्णय लेने के लिए दृश्य समझ में सुधार को ही डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि छवि प्रसंस्करण क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग। इसके बाद बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र में छवि संसाधन अनुप्रयोग की समग्र सटीकता निर्धारित करने वाली छवि प्रसंस्करण के कुछ तत्व जो होते हैं वो निम्नवत होते हैं, जो कि इसमें तत्व में भाग लेते हैं। इसमें जो तत्व छवि प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो होती है इसमें जो भाग लेते हैं वो कौन कौन से तत्व लेते हैं। नंबर पहला आता है कैप्चरिंग ऑफ इमेज, मतलब फोटो को, मतलब जो छवि होती है उसको, मतलब सबसे पहले तो उसको कैप्चर करना, मतलब खींचना। नंबर 2 में आता है डिजिटाइजेशन, मतलब डिजिट के रूप में बनाना, जैसे कि कोई जो आप लोगों का डाटा होता है उसको डिजिट के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। नंबर 3 पर आता है इमेज इन्हेंसमेंट, मतलब छवि उन्नतीकरण, मतलब छवि को, मतलब जो फोटो आपने खींची हुई है, जो इमेज खींची हुई है उसका क्या करना है, उन्नतीकरण, मतलब उसे साफ़ सुथरा बनाना है। इमेज मॉर्फोलॉजी, मतलब इमेज का जो बाहरी, मतलब जो एरिया है उसको क्या करना है, आप लोगों को हटाना है, जो अनावश्यक चीज़ें उनको हटाना, जैसे कि क्रॉप करना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो फोटो होती है उसको क्रॉप करते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार इसमें भी होता है कि इमेज को क्रॉप किया जाता है, मतलब इमेज मॉर्फोलॉजी में। अगला आता है कि इमेज सेगमेंट, मतलब इमेज जो फोटो होती है उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिससे उसको
उसकी जो एनालिसिस करने में आसानी रहती है। नंबर अगला आता है इमेज फिल्ट्रेशन, मतलब सफाई करना, मतलब अगर जो इमेज हमने जो खींची हुई है उसकी जो सफाई करने की क्रिया होती है उसे इमेज फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये जो कुछ तत्व थे इनको इनके भाग से ही मतलब एक जो इमेज प्रोसेसिंग की जो क्रिया पूरी होती है, इमेज प्रोसेसिंग छवि उन्नतीकरण की जो क्रिया होती है वो इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं तत्वों से मिलकर, ये तत्व जब भाग लेते हैं तो इन्हीं तत्वों से मिलकर इसकी पूरी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है सुपरवाइज्ड, नंबर 2 पर आता है अनसुपरवाइज्ड। तो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें वे तत्व शामिल होते हैं जिन्हें देखकर उनकी पहचान की जा सके, जैसे कुछ कछुए, कस्बे तथा भूमि के प्रकार। जैसे कस्बे क्या होते हैं, कुछ टाउन्स, जो कुछ शहर होते हैं उनको देखकर पहचान करना, जैसे कि मैप में करते हैं, तो ये किस में आता है, सुपरवाइज्ड में आता है। और जो भूमि होती है उनको पहचान करके बता देना कि ये किस जगह की भूमि या किस प्रकार की भूमि है, तो ये किस में आता है, सुपरवाइज्ड में, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में आता है। अब अनसुपरवाइज्ड जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है। अनसुपरवाइज्ड जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें इमेज टोन आती है, इमेज का कलर आता है, साइज आते हैं इमेज की, जो इसका जो साइज है वो क्या है, इसका आकार क्या है, टेक्सचर क्या है, स्लोप क्या है, इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न दो तरीके का होता है, रेगुलर और पार्शियल अरेंजमेंट। तो इसका पैटर्न है वो किस प्रकार सा है। तो अब आप लोग समझ गए कि इमेज प्रोसेसिंग जो प्रक्रिया है वो दो में है, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। दोनों को मैंने आप लोगों को उदाहरण देकर भी बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं कि छवि प्रसंस्करण का कृषि में महत्व। तो छवि प्रसंस्करण का कृषि में क्या महत्व है, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। छवि प्रसंस्करण का कृषि में कौन कौन से महत्व होते हैं। नंबर 1, फलों की छटाई करने में। अब फलों की छटाई करने में मतलब जैसे कोई आपने फ़ोटो खींची, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फलों की छटाई कर सकते हैं। फलों में, फ़ोटो में उसकी जो छवि प्रोसेसिंग क्रिया है इसको निकाल करके कर सकते हैं इसकी छटाई करने में। नंबर 2, फलों की गुणवत्ता जाँचने में। फलों की गुणवत्ता मतलब जो ग्रेडिंग की जाती है उसको जाँचने में। नंबर 3 पर रोगों की पहचान करने में, मतलब किस पौधे में किस प्रकार का रोग है, या किसी फल में किस प्रकार का रोग है, या किसी फसल में किस प्रकार का रोग लगा हुआ है, इनकी पहचान भी हम किसके द्वारा, इमेज प्रोसेसिंग के विधि के द्वारा कर सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं जीपीएस के प्रयोग में। जीपीएस का जो प्रयोग करते हैं हम, उसमें भी जीपीएस के प्रयोग में भी हम इमेज प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 पर बात करें तापमान, नमी तथा संवेदनों की जाँच में। इसमें क्या होता है, सेंसर्स, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जांच में भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं फसल प्रजाति की पहचान में। फसलों की जो प्रजातियां होती हैं उनको पहचानने में भी हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, इमेज प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 में आता है कि परिशुद्ध खेती के प्रयोग में। परिशुद्ध खेती क्या होती है, जो आप लोगों की मैंने बताई हुई प्रिसीजन एग्रीकल्चर, उसका जब प्रयोग करते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का प्रयोग करके, तो उसमें भी क्या किया जाता है, छवि उन्नतीकरण का प्रयोग किया जाता है, मतलब छवि प्रसंस्करण, इमेज प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। नंबर 8 पर बात करेंगे खरपतवारों की पहचान करने में। अब किस पौधे में किस प्रकार की खरपतवार है, या किस में किस प्रकार का प्रकोप अधिक है, कीटों का, रोगों का, इसकी पहचान भी हम इमेज प्रोसेसिंग की विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की इमेज प्रोसेसिंग। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो मुझे लग रहा है अवश्य पसंद आया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और जो वीडियो मैंने अपलोड कर दी उन लोग वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। इससे पहले वाले उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के दिए गए। शॉर्ट नोट्स वाला भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैं उनको भी अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।